Good morning, class 10th. Let's start the topic of today. The first topic is romantic imagination. The second topic of case of Poland, and the third topic is Frankfurt Parliament. As you are seeing on this page, आज जैसा कि आपको इस पेज में दिख रहा है, यहाँ पे एक नोट भी मैंने लिखा है कि आप इस वीडियो क्लिप को देखते हुए या फिर पीछे जितना वीडियो क्लिप देखे हैं उन सारी चीज़ों को देख करके नोट्स कॉपी तैयार करने की कोशिश ना करें। सिर्फ जो होमवर्क दी जा रही है उससे अपना सिर्फ होमवर्क बनाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें, और जब मैं इस चैप्टर को रिवाइज़ करूँगा तो उस रिवीजन क्लिप से आपको नोट्स बनाने में ईजी होगा, जहाँ पे मैं सारे चैप्टर को एक क्लिप में या दो क्लिप में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला है रोमांटिक इमेजिनेशन। तो क्या है ये रोमांटिक इमेजिनेशन? देखिए, पहले रोमांटिसिज्म को हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं। इट वाज ए कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist movement through art, poetry, stories and music। ये एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था जिसमें नेशनलिस्ट मूवमेंट को डेवलप करने के लिए एक पार्टिकुलर तरीके का यूज़ किया गया। किसके द्वारा? आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूज़िक के द्वारा। मतलब आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूज़िक के थ्रू भी लोगों में नेशनलिज्म को क्रिएट किया जा सकता था। तो जो ये तरीका अपनाया गया इसी को कहा गया रोमांटिसिज्म। तो यहाँ पे रोमांटिसिज्म में यहाँ पे एग्जाम्पल्स है जर्मन फिलोसफर का। ठीक है, जर्मन फिलोसफर का क्या एग्जाम्पल है ज़रा वो देखते हैं। ये एक जर्मन फिलोसफर था जिसका नाम था जोहान गॉटफ्राइड। इसका कहना था कि जर्मन कल्चर यानी जर्मनी का जो कल्चर है वो मेन रूप से वहाँ के कॉमन पीपल दास बाल्क में देखने को मिलती है। ये भी सही बात है कि जो किसी भी देश के कॉमन व्यक्ति होते हैं उन्हीं कॉमन व्यक्ति में उस देश की संस्कृति देखने को मिलती है। अब ये संस्कृति एक कल्चर में कैसे देखी जाती है? कल्चर देखी जाती है फोक सॉन्ग्स के द्वारा, फोक पोएट्री के द्वारा या फोक डांसेस के द्वारा। ये और इन्हीं सब चीज़ों से कोई देश पॉपुलराइज्ड होता है। जैसे सपोज आप साउथ इंडिया का हम बात करें, साउथ इंडिया का जब आप डांस देखते हैं तो वो डांस देखकर ही पता चल जाता है कि ये इस क्षेत्र का है। या पंजाबी जब डांस देखते हैं भांगड़ा, तो डांस देखकर पता चल जाता है कि ये कहाँ का है। तो ये क्या शो ऑफ कर रहा है? वहाँ के कल्चर को। तो कॉमन पीपल का जो डांस, म्यूजिक या पोएट्रीज होती है वही नेशन को पॉपुलराइज करती है। ठीक है, साथ ही साथ रोमांटिक इमेजिनेशन में वर्नाक्यूलर लैंग्वेज का और जो लोकल फॉकलोर होते हैं, दंत कथाएं होती है, ये भी बहुत फेमस होती है। तो वर्नाक्यूलर लैंग्वेज के ऊपर पोलैंड का केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और पोलैंड एग्जाम्पल है रोमांटिसिज्म का। हालांकि वो कोई इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बना, बस यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि पोलैंड के ऊपर रोमांटिक इमेजिनेशन का कैसे इफेक्ट पड़ता है, आप उसे समझने की कोशिश करें अगला पिक्चर से। तो यहाँ आप जैसा देख रहे हैं केस ऑफ पोलैंड क्या था? सबसे पहले देखिए, जो पोलैंड उस समय था उसमें वो 3 कंट्री रसिया, प्रसिया और ऑस्ट्रिया में विभाजित था। और यहाँ भी कुछ ऐसे लोग थे जो नेशनलिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें एक व्यक्ति था कैरोल कुरपिंस्की। ये कैरोल कुरपिंस्की जो था, ये लोगों के बीच में नेशनल स्ट्रगल अपने ओपेरा और म्यूजिक के मदद से करता था, साथ ही साथ डांसेस के थ्रू भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सके, नेशनलिस्ट मूवमेंट को समझ सके। तो ये कैरोल कुरपिंस्की जो था स्पेशल 2 टाइप के डांस को भी फॉलो करता था। एक था पोलोनेज और दूसरा था मजूरका। ये सब नेशनल सिंबल थे जो लोगों में नेशनलिस्ट भावना को जगा सके। पोलैंड के अंदर पोलिश लैंग्वेज बोली जाती थी, लेकिन चूंकि इसके ऊपर रसिया अपना प्रभाव बनाए हुए थे, इसीलिए स्कूल्स में हर जगह पे रसियन लैंग्वेज को इम्पोज्ड कर दी गई। तो रसिया के खिलाफ इस पोलैंड वाले क्षेत्र में 1831 में आर्म्ड रिवेलियन हुआ। आप कह सकते हो कि हथियार लेकर के रसियन रूल के खिलाफ
आर्म्ड रिवेलियन हुआ, विद्रोह हुआ, और इस विद्रोह को दबा भी दी गई। तो पोलैंड वाले जो लोग थे वो अपने कामों के लिए अपने लैंग्वेज का ही सहारा लेते थे। रशियन लैंग्वेज लागू होने के बाद भी, जैसे चर्च में जब प्रेयर कर जाती थी, इकट्ठा होते थे, तो पोलिश लैंग्वेज, किसी तरह का धार्मिक सलाह देते थे तो वहाँ भी पोलिश लैंग्वेज, जिसके वजह से, इन्हीं कारणों के वजह से रशियन अथॉरिटीज़ ने जितने भी प्रिस्ट और बिशप पोलिश लैंग्वेज का प्रचार कर रहे थे उन्हें या तो जेल भेज दी गई या साइबेरिया भेज दिया गया। तो ये था पोलैंड का एक केस जहाँ पे रोमांटिसिज्म का क्या इफेक्ट पड़ा। यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है आपको लाइन, ग्रीम ब्रदर्स जैकब एंड विल्हेम ग्रीम्स का। ये दो भाई थे जर्मनी का, यहाँ पे पढ़ना नहीं है, लेकिन ये दो भाई थे जर्मनी का जिन्होंने गांव-गांव जा कर के लोगों से कथाएं सुनी और उस कथाएं को कलेक्ट करके एक ग्रुप तैयार किया और नाम रखा फेयरी टेल्स, जो लोगों को काफ़ी हद तक इंस्पायर भी करती है। ये आपका लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, तीसरा टॉपिक है इस क्लिप का, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। चलो समझते हैं इसको। उस समय कुछ ऐसे कंट्री थे जो अभी इंडिपेंडेंट या नेशनलिस्ट कंट्री नहीं बने थे, जैसे जर्मनी, इटली और पोलैंड। तो वहाँ के जो न्यू मिडिल क्लास थे, यानी यूरोप के ये लोग थे, ये न्यू मिडिल जो क्लास थे, ये उन देशों में जो सिस्टम थी उसके खिलाफ आवाज़ उठा और कुछ डिमांड किया। ऐसा डिमांड क्या किया? क्रिएशन ऑफ ए नेशन स्टेट, एक नेशन स्टेट का निर्माण हो, साथ ही साथ जो गवर्नमेंट बने वो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। तो डिमांड से यहाँ लिखा हुआ है, वो डिमांड कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्रीडम ऑफ प्रेस का, एंड साथ ही साथ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का, यानी एसोसिएशन बनाने की भी आज़ादी। तो इन्हीं सब में से जर्मन क्षेत्र का, यानी जर्मन क्षेत्र में एक घटना हुई जिसको फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से जानी गई। तो चलो देखते हैं जर्मन का। जर्मन के अंदर जो न्यू मिडिल क्लास थे उन्होंने फ्रैंकफर्ट सिटी में इकट्ठा होने का डिसीजन इकट्ठा हुए और ये डिसाइड किया कि एक जर्मन नेशनल असेंबली बनाई जाए, जैसा कि फ्रांस में नेशनल असेंबली बनाई गई थी। और इसके लिए तिथि को डेट तय किया गया 18 मई 1848 को। इसमें आने वाले टोटल रिप्रेजेंटेटिव थे 831 और इकट्ठा होने के लिए जगह चुना गया फ्रैंकफर्ट शहर का सेंट पॉल चर्च। और इस पूरे भीड़ को लीडिंग करने के लिए प्रशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को बुलाया गया। तो जब फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ को बुलाया गया तो वो डरा हुआ था, वो नहीं आया। और उसने क्या किया कि इस असेंबली के विरोध में जाकर के कंजर्वेटिव से मिल गया और इसके ऊपर आर्मी से हमला करवा करके इसे भंग कर दी गई। तो इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जर्मनी वाले क्षेत्रों में, यानी जर्मन रीजन में, लोग अब नेशंस के प्रति जागरूक हो गए और वो अलग एक इंडिपेंडेंट नेशन भी चाहते हैं। तो ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट था, इसमें औरतें क्या कर रही थी, तो औरतों के बारे में भी थोड़ा सा जान लो। ये औरतें जो थी हर रिवॉल्यूशन में, हर मूवमेंट में पुरुषों के साथ खड़ी थी। इन्होंने अपना एसोसिएशन भी बनाया, न्यूज़पेपर भी बनाई और बहुत सारे पॉलिटिकल मीटिंग्स और जुलूस में भाग भी लिया। लेकिन जब ये मीटिंग लग रही थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, तो इन्हें सिर्फ गैलरी में खड़ा कर दिया गया ऑब्जर्वर के रूप में, जिसका फिगर मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो ये जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट विफल तो हो गया, लेकिन जो इन क्षेत्रों के जो मोनार्क्स थे उन्होंने एक बात रियलाइज़ कर लिया कि रिवॉल्यूशन को बार बार दबाने से अच्छा है कि जो लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज जो डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड में कुछ छूट दिया जाए। तो थोड़ा बहुत इधर उधर इन्होंने बदलाव भी किया, लेकिन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नेशन नहीं बना। और ये देखो पिक्चर है, इसमें देखो औरतें जो है ऊपर गैलरी में खड़ी है सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में, और नीचे सारे व्यक्ति बैठ करके अपना चर्चा कर रहे हैं। यही फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का फिगर है। दैट्स ऑल। Good morning class 10th. Let's start the topic of today. The first topic is romantic imagination. The second topic of case of Poland, and the third topic is Frankfurt Parliament. As you are seeing on this page, जैसा कि आपको इस पेज में दिख रहा है, यहाँ पे एक नोट भी मैंने लिखा है
कि आप इस वीडियो क्लिप को देखते हुए या फिर पीछे जितना वीडियो क्लिप देखे हैं उन सारी चीज़ों को देख कर के नोट्स कॉपी तैयार करने की कोशिश ना करें। सिर्फ जो होमवर्क दी जा रही है उससे अपना सिर्फ होमवर्क बनाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें। और जब मैं इस चैप्टर को रिवाइज करूँगा तो उस रिवीजन क्लिप से आपको नोट्स बनाने में ईजी होगा, जहाँ पे मैं सारे चैप्टर को एक क्लिप में या 2 क्लिप में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पहला है रोमांटिक इमेजिनेशन। तो क्या है ये रोमांटिक इमेजिनेशन? देखिए, पहले रोमांटिसिज्म को हम यहाँ पे डिफाइन किए हैं। इट वाज ए कल्चरल मूवमेंट which sought to develop a particular form of nationalist movement through art, poetry, stories and music। ये एक तरह का कल्चरल मूवमेंट था जिसमें नेशनलिस्ट मूवमेंट को डेवलप करने के लिए एक पार्टिकुलर तरीके का यूज़ किया गया। किसके द्वारा? आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूज़िक के द्वारा। मतलब आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज और म्यूज़िक के थ्रू भी लोगों में नेशनलिज्म को क्रिएट किया जा सकता था। तो जो ये तरीका